और चलिए आज की हम पहली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो पहली बड़ी खबर कौन सी है, नजर डालिए। आतंक की आटा चक्की। जी हां, यह सबसे ताजा मामला है। किस तरह इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि दिल्ली में धमाके के बाद ये आग 10 नवंबर 2025 की अभी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन आतंकी आटा चक्की का ये कनेक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस धमाके ने देश की राजधानी दिल्ली को दहला कर रख दिया, अब पता है उसका बारूद एक आटा चक्की में पिसा गया था। यानी कि विस्फोटक को बारूद और बम में बदलने के लिए आतंकवादियों ने आटा चक्की का इस्तेमाल किया। जी हां, इसलिए यह इंपॉर्टेंट थी, कड़ी को जोड़कर आपको दिखाएं। और इंपॉर्टेंट यह है कि इसके जरिए कहना क्या चाह रहे थे और कैसे तैयारी और किस किस की भूमिका रही, ये आगे सब कुछ बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको हम दिखा देते हैं आतंकवादियों के चेहरे। ये नजर डालिए, ये 4 चेहरे आपको हम दिखा रहे हैं। इन चेहरों को गौर से आप देख लीजिए, इन पर नजर डालिए, जिनमें डॉक्टर उमर तो आत्मघाती हमले में शामिल था, लेकिन उसके साथ ही डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल और मौलवी इरफान का भी इसमें बड़ा किरदार था, बड़ा रोल था। अब अगली तस्वीर पर नजर डाल लीजिए जल्दी से। इनमें टेरर की लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन, ये जो आपको नजर आ रही है, इसको देख लीजिए। अब आपको बता दें, कल ही 10 दिनों के लिए एनआईए के रिमांड में इसे भेज दिया गया, क्योंकि यही डॉक्टर शाहीन आतंकवादियों की ऐसी फौज बनाने में लगी थी जो देश को दहला सके। और मसूद अजहर की आतंकी कमांडर शाहीन मिशन काफिर पर थी। नाम भी रखा गया था मिशन का काफिर, और जिसका इशारा क्या सरहद पार से आया था, ये इंपॉर्टेंट। बनने वाली थी लेडी डॉक्टर की टेरर टीम, होने वाले थे धमाकों पर धमाके। बुरके के पीछे वो मंसूबा छिपा था जो हिंदुस्तान में तहलका मचा दे। मसूद अजहर ने भड़काया और आतंक की बुरका ब्रिगेड खड़ी होने लगी। कमांडर बनी डॉक्टर शाहीन, जो एक दो नहीं अपने जैसी सैकड़ों महिलाओं को आतंक की भट्टी में झोंकने का खाका तैयार कर चुकी थी। और अब आतंक की जो शाहीन की फिदाइन फैक्ट्री है, इसका कनेक्शन क्या है, जरा आपको कर देते हैं अपडेट। नजर डालिए खास बातें क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर शाहीन की चैट से आतंकी मंसूबों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अब सूत्र क्या बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन और उसका आतंकी टेरर नेटवर्क डॉक्टर्स की छोटी छोटी टीम बनाने में लगा हुआ था। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे मेंबर की अलग टीम होती है, उसी तर्ज पर डॉक्टर शाहीन भी टीम बनाने में लगी हुई थी। डॉक्टर शाहीन को 5-5 लोगों की टीम बनानी होती थी और ऐसी हर टीम का एक टीम लीडर बनाया गया था। टीम लीडर को हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी एचओडी कोड दिया गया और शाहीन के प्लान के मुताबिक वो सिर्फ एचओडी से ही बात करती। टीम के बाकी 4 सदस्यों से शाहीन नहीं बल्कि एचओडी बात करता था। इसके पीछे मकसद था आतंकी नेटवर्क को बचाए रखना, क्योंकि टीम में अगर कोई एक सदस्य पकड़ा जाता तो एजेंसियों के सामने पूरा आतंकी नेटवर्क या आतंकी प्लान एक्सपोज नहीं होता, क्योंकि एक टीम के बारे में दूसरी टीम को कुछ नहीं पता था। ना ये लोग एक दूसरे के नाम जानते और ना कभी मिलते थे। यानी शाहीन स्लीपर सेल की तरह डॉक्टर सेल भी तैयार कर रही थी। ये खुलासा बड़ा। इसके अलावा शाहीन मिशन काफिर पर भी काम कर रही थी, और इसके लिए शाहीन ऐसी मुस्लिम लड़कियों की तलाश में थी जो कि 14 से 18 साल की हों, गौर करिएगा, और तलाकशुदा या फिर परिवार से दूर रहती हो, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश करके इन्हें मानव बम आसान बना देना होता था। और ऐसी लड़कियों की खोज और ट्रेनिंग का काम शाहीन का ही था, इसकी जिम्मेदारी थी। अब एजेंसियां शाहीन की टीम और उसके नेटवर्क को अब खंगालने का काम कर रही हैं बाकायदा। तो भड़काऊ बयान आपने सुना, कुछ और डिटेल्स और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना बेहद अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। आइए जरा आप सभी तक हम वो तस्वीरें पहुंचा देते हैं और कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ जानकारी पहुंचा देते हैं। नजर डालिए, ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद आतंकी मसूद भले ही औरतों को आतंकी बनाने में लगा हो, लगातार डटा हो, लेकिन उनके गुर्गे जो हैं घर में ही बम बना रहे थे, बम तैयार कर रहे थे घर में ही। और यह तस्वीर उस मशीन की है जिस वक्त अब देख रहे हैं आप, जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल विस्फोटक तैयार करता था। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए ये आटा चक्की है और ग्राइंडर मशीन है जिसे एजेंसियों ने जब्त कर लिया है और इसमें उसको पीसने का काम करता था। अब आप अंदाजा लगाइए। आइए थोड़ा कड़ियों को और जोड़ लेते हैं। मुजम्मिल वही है जिसके घर से करीब 30 क्विंटल विस्फोटक सामग्री
बरामद हुई थी, जब्त हुआ था। और ये उसी यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट की बोरियां हैं जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हां, फिर से दोहरा देता हूं, ये वही यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट की बोरियां हैं जिनको आटा चक्की में पीसकर मुजम्मिल बारूद तैयार करने का काम कर रहा था। गौर फरमाएं, देखिए जरा। अब थोड़ा आपको दिखा देते हैं और समझा देते हैं कि आतंक की आटा चक्की कैसी थी। ये आतंक के आटा चक्की फैक्ट्री का ही नजर डालिए, आइए दिखा देते हैं फटाक से कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जिस डॉक्टर को पकड़ा गया था वो आतंकी डॉक्टर आटा चक्की से विस्फोटक बना रहा था। आटा चक्की से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि वो घर में धमाके का सामान यानी बारूद तैयार कर रहा था और एक तरह से आटा चक्की को बम बनाने की मशीन बना दिया गया था। और यह खुलासा खुद डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में किया है, किसी और ने नहीं किया है। बड़ी बात यह है, एजेंसियों के सामने उसने ड्राइवर शब्बीर का नाम लिया था और उसकी निशानदेही पर फरीदाबाद के धौज गांव में छापेमारी हुई। तब शब्बीर के घर से आटा चक्की और रिफाइनर मशीन मिली और दावा है कि इसी मशीन में डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसता था। आपको दिखा भी रहे हैं ये पूरी फैक्ट्री एक डमी के तौर पर किस तरह से तैयार किया गया होगा, जिसके जरिए वो यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट को अलग करता और फिर मशीन से रिफाइन करता और उसमें केमिकल मिलाता। और उसने केमिकल अल फलाह यूनिवर्सिटी के लैब से चुराया था। इसी केमिकल को अमोनियम नाइट्रेट में मिलाकर विस्फोटक तैयार करता था और यह काम वो धौज गांव में हॉस्टल के कमरा नंबर 15 में करता था, जहां से पुलिस को 9 नवंबर को 358 किलो विस्फोटक मिला था। यानी रूम नंबर 15, कमरा नंबर 15 को मुजम्मिल ने बारूदी फैक्ट्री बना लिया था या समझ लिया था। अब दावा है कि उसने विस्फोटक बनाना पाकिस्तानी हैंडलर उसे सिखाते थे, क्योंकि आतंकी हैंडलर ही इन्हें बम बनाने के वीडियोस भी भेजते थे, जिसके जरिए ये बम बनाने का काम करता था सीखने के बाद। देखिए, जब हमने आतंक की इस आटा चक्की पर एक्सपर्ट से बातचीत की कि आखिर कैसे मशीनों के जरिए घर में विस्फोटक तैयार किया जा रहा था, तो सुनिए जरा रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। नाइट्रोजन का एक्सप्लोसिव में भी बहुत बड़ा रोल है, वो बेसिक इंग्रेडिएंट है। अपने अमोनियम नाइट्रेट जो है एक बॉम्ब का काम नहीं कर सकता है, उसमें और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलाए जाते हैं। और उसके लिए जो आपने कहा कि वो आटा चक्की में उसको प्यूरिफाई कर रहा था या उसको फिर और रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि जो आपके पास यूरिया जो होता है, जो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, वो यूरिया को आप जितना रिफाइन करेंगे उसका एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस उतना ही ज्यादा होगा। लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स को भी आपने सुन लिया। कुछ और जानकारी हमारे सामने आई है जिसको हमने आप सभी तक पहुंचाना जरूरी समझा है। नजर डालिए, देखिए आटा चक्की से जिस अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक में तब्दील किया जा रहा था, जब उसे जब्त किया गया तो जांच के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस उसे अपने साथ नौगाम ले गई। ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे और वहां देखिए थाने में धमाका होता है और 9 लोगों की जान चली जाती है, जबकि दर्जनों लोग इसमें जख्मी होते हैं। ये तस्वीरें और जरा अब अगली तस्वीर भी आपके सामने हम रख देते हैं। श्रीनगर के उसी नौगाम सेक्टर में सुरक्षा बलों ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकी मंसूबों को नाकाम करते हुए ये हथियार बरामद किए और इस कार्रवाई के दौरान 2 M4 सीरीज की असॉल्ट राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया हमारी एजेंसियों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, जो कि उपलब्धि थी। और किस तरह से एक नेटवर्क, एक नेक्सस फैला हुआ था, क्योंकि लगातार देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में छापेमारी और सभी कड़ियां जब जोड़ी जा रही हैं तो आपस में कहीं ना कहीं सब मिलते हुए नजर आते हैं। अब कुछ और डिटेल्स आप सभी तक रखना और पहुंचाना बहुत जरूरी है। किस तरह से जो ये हमने तैयार किया है, ग्राफिक्स दिखाने का मकसद ये, मौलाना ये जो बीच में बैठा हुआ है आप देख पा रहे हैं ये सामने, ठीक। अब यहां पर आतंकी बैठे हुए हैं और जो मीटिंग होती है क्या था इसके बारे में अपडेट। दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड इरफान को यह माना जा रहा है और वो बैठा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। आतंकवादियों की मीटिंग होती है मस्जिद के अंदर से, हथियार समेत। कहने को यह मस्जिद, लेकिन यहां बैठे कौन थे? आतंकी और उनके आका, जो कि मीटिंग करते हैं।
और आपको बता दें जम्मू कश्मीर के शोपियां का ये रहने वाला है। इरफान ने हमले के लिए डॉक्टर्स का नेटवर्क तैयार किया था, खड़ा किया था और एनआईए ने पूछताछ की और पूछताछ में आतंकी इरफान ने बहुत बड़ा खुलासा किया। क्या मस्जिद के भीतर आतंकवादियों के मजमे और हथियार पर इसने बोला है। सूत्र बता रहे हैं कि इरफान ने AK-47 का राज उगल दिया। दरअसल 2022 में मुजम्मिल ने मौलाना इरफान की मुलाकात और डॉक्टर आदिल अहमद और फिदाइन हमलावर उमर से कराई थी। कड़ियां जोड़िए, ये तीनों ही अंसार गजावत उल हिंद गुट से प्रभावित थे, इंस्पायर थे और इरफान ने बताया कि ये उससे मिलने मस्जिद आए थे। अब दावा है अक्टूबर 2023 में दोनों मस्जिद अली में मिलने पहुंचे और जब इरफान से मिले तो इनके बैग में AK-47 राइफल मौजूद थी। मस्जिद अली में ही AK-47 का बैरल साफ करके ये चले गए और अगले महीने नवंबर 2023 में आदिल फिर से AK-47 लेकर पहुंचता है और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन भी वहां पहुंच जाती है। मुलाकात के बाद जाते समय हथियार इरफान के पास छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगले दिन आदिल फिर से आया और AK-47 लेकर गया। कुछ दिन पहले आदिल की अलमारी से हथियार भी बरामद हुआ था। मौलवी इरफान ने कबूला है कि उसने दूसरों को भी हथियार मुहैया करवाए हैं और पता किया जा रहा है कि क्या इरफान को हथियार पाकिस्तानी हैंडलर्स ने भेजे थे। ये पूरी कड़ियां। और अब आपको अगली तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये कड़ियां हमने जोड़ी, पूरी कोशिश की कि समझा दें। देखिए जम्मू कश्मीर ही नहीं, दिल्ली धमाके की जांच में हरियाणा की मस्जिद का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, क्योंकि एजेंसियों ने गुरुग्राम के सोना की इसी मस्जिद से मौलाना और शिक्षक को उठाया है। ये तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। यही मस्जिद है जहां दो लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे कड़ी पूछताछ चल रही है और कड़ियां और नेक्सस जोड़ने का काम जारी है। देखिए जरा इसी मस्जिद में जाकर हमारे संवाददाता ने राजीव रंजन ने पड़ताल की है, तो क्या कुछ पड़ताल की गई है और क्या वहां से जानकारी सामने आई है, आप सभी के सामने रख देते हैं, नजर डालिए। रायपुर गांव है, वहां की शाही मस्जिद से भी एक इमाम तैयद हुसैन और फरहान नाम के एक शख्स को हरियाणा के क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। इनके ऊपर आरोप यह है कि चूंकि उमर जो है, जो इस बम धमाके का आरोपी है, वो इसी जो मेरे ठीक पीछे मस्जिद है वहाँ पर नमाज पढ़ने आता था और इन लोगों से बात वो करता। वो यहाँ से तकरीबन जो है वो 15 किलोमीटर दूर है, तो यही वजह है। और ये जो जगह पड़ती है यहाँ से पिनगवा, जहाँ पर वो विस्फोटक खरीदा गया, वो भी 30 से 35 किलोमीटर दूर है। और अब उमर का जो तालिबानी प्लान है वो क्या है, क्या कहता है, देखिए जरा। उमर से कनेक्शन के शक में जिन दो लोगों को पकड़ा गया है, ये वो मौलाना तैयब हुसैन और फरहान, दोनों बाप बेटे हैं। कड़ियां जोड़िए, उर्दू शिक्षक फरहान और हुसैन नू के धासेड़ा गांव के रहने वाले हैं और दोनों को सोना के रायपुर गांव की मस्जिद से उठाया गया था, हिरासत में लिया गया था, क्योंकि यहीं पर दिल्ली धमाका करने वाला उमर आता जाता था और दावा है कि घर से दूर होने के बावजूद उमर यहां पर नमाज पढ़ता था। एजेंसियां पता कर रही हैं लगातार कि क्या उमर की दोनों से बातचीत हुई थी, मेल मुलाकात हुई थी, क्योंकि आतंकी डॉक्टर उमर लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगातार लगा हुआ था। डॉक्टर उमर आत्मघाती मिशन के लिए हमलावर तैयार करता था और दावे के मुताबिक उमर कट्टरता बढ़ाने वाले वीडियोस भी तैयार करता था, बनाता था। अब उसने चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के कई वीडियोस तैयार किए। यह भी है जो जानकारी आई है, जिसमें वो इस्लाम और अल्लाह के नाम का हवाला देता हुआ नजर आया। तालिबान का उदाहरण देकर भारत के खिलाफ भड़काने का काम करता था, उकसाने का काम करता था और उसने कहा था कि तालिबान ने महाशक्तियों को उजाड़ा। अगर मुट्ठी भर मुजाहिदीन रूस अमेरिका को हरा सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, जरूरत बस अल्लाह पर ईमान की है। इस्लाम का प्रभाव बताकर वो पेशेवर युवाओं को टारगेट करने का काम करता था और आपको बता दें एनक्रिप्टेड ऐप के जरिए वीडियो शेयर करता ताकि ये पकड़ा ना जा सके, ये किसी के शक में ना आए। उमर के आपको बता दें साथियों के मोबाइल से उसके भेजे 12 वीडियोस मिले हैं, खुलासे हो रहे हैं, जानकारी आ रही है। पूरे नेटवर्क से जुड़े करीब 200 वीडियोस मिलने का दावा किया जा रहा है और हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर के वीडियोस भी मिले हैं। तो किस तरह से कड़ियां जोड़ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, जांच आगे बढ़ रही है, आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। अब देखिए उमर के आतंकी मंसूबों का पता मस्जिद के मौलाना को था या नहीं, यह तो जांच में पता चलेगा, लेकिन हिरासत में लिए दोनों शख्स के परिजन उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। हालांकि हर जो परिवार है, माता पिता यही कहता है। सुनिए जरा, देखिए जरा।
उनको पकड़ा गया, जब पता चला दिल्ली में ऐसे कुछ कहानी हो गई है जी, तो वो लेके गए उनको। अब पहले वो हाफ साहब को लेके गए थे, तकरीबन 8 बजे के बाद में फिर वो दोबारा आए, DVRF लेके गए हैं, और उनके लड़का फरहान और वो एक उस्ताद राशिद साहब उनको लेके गए। सर देखो, मस्जिद ऑन रोड होती है, मस्जिद में हजारों लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद देखो कहीं भी जाकर कोई नमाज पढ़ता है तो मस्जिद में कोई रोकता नहीं नमाज पढ़ने वाले को। सबसे पहले तो जो ये वाकया हुआ है लाल किले पर, उसकी मजम्मत करते हैं। दूसरा ये जो उसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर मस्जिद में डॉक्टर उमर नमाज करी, उसमें CCTV कैमरा लगे, उसको ले गई पुलिस, देखते हैं फिर मस्जिद में नमाज पढ़ सकता, कोई और पढ़ सकता, उसको मना थोड़ा किया गया किसी। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से या सरकार से? प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। तो कड़ियों को जोड़िए और ये समझिए कि दिल्ली ब्लास्ट के लिए किस तरह से मस्जिद का इस्तेमाल किया गया, शिक्षा के मंदिर का इस्तेमाल किया गया, यानी यूनिवर्सिटी का, और किस किस आटा चक्की का। आप सोचिए जरा, आतंक का ये राह, आतंक का ये अड्डा। आइए कुछ डिटेल्स आपको पहुंचाते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मदरसों पर भी जांच की तलवार लटकी हुई है। ये देख रहे हैं ना आप, उत्तर प्रदेश में ATS काफी एक्टिव है और मदरसा चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। इसको लेकर जांच अब तो गोरखपुर के मदरसों तक जा पहुंची है, लेकिन यहां पर ताला लटका हुआ है। यही दिखा रहे हैं आपको, देखिए जरा, ताला जड़ा हुआ है, मदरसे पर ताला लटका मिला, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। लेकिन एजेंसी पूरी तरह से एक्टिव मोड में, सक्रिय मोड में, पुलिस हो या फिर देश की जितनी भी एजेंसियां, सबकी निगाहें हैं इस पर। कोई भी टेरर लिंक, कोई भी कनेक्शन कहीं से भी आता है, नेस्तनाबूद करना है। अब जरा समझिए कि यूपी टू हरियाणा रडार पर कैसे मदरसा, समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक मदरसों में जांच चल रही है तेजी के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आतंकी नेटवर्क होने का शक है। यहां से हिरासत में भी तो लिए गए, जिसके बाद ATS कई जिलों से डिटेल्स मांग रही है, खंगाल रही है। गोरखपुर में भी ATS ने मदरसों की जानकारी मांगी है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री की सिटी है गोरखपुर और सीमावर्ती जिला भी है। नेपाल बॉर्डर गोरखपुर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बॉर्डर एरिया में कुछ मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं, पनप रहे हैं। कई अवैध मदरसों पर योगी का बुलडोजर भी चल चुका है, यानी हंटर चला है। लेकिन अब आतंक की साजिश के शक में पड़ताल चल रही है। हालांकि मदरसों की पूरी जानकारी ATS को भेजी जा रही है और ऐसा ही एक्शन हरियाणा में भी चल रहा है, जहां चेकिंग अभियान लगातार जारी है। और सबसे संवेदनशील माने जा रहे हैं मेवात की अगर हम बात करें तो मेवात में पुलिस ने सर्चिंग की है और SP ने खुद पुलिस अधिकारियों को पड़ताल के लिए कहा है और मस्जिद मदरसों में जाकर पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। बाहर से आने और ठहरने वालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। और यह भी बता दें, स्क्रैप कार और 2 व्हीलर्स खरीदने बेचने वाले भी रडार पर हैं। ये सुनते रहिएगा, क्योंकि दिल्ली धमाके वाली कार कई बार खरीदी और बेची जा चुकी थी। और अब आपको मदरसों की जांच की जा रही है तो उत्तर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। जरा सुनवा देते हैं आप सभी को कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता क्या कुछ तर्क दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ की जो फोर्सेस हैं उनको खुली छूट दी है कि वो किसी भी शिक्षण संस्था की किसी की भी जांच कर सकते हैं। जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से कई संस्थाएं और कई स्थान जो है चिन्हित किए गए हैं जहां से सवाल जवाब किया जा रहा है। जिस तरह से मदरसों की जांच के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लगातार मदरसों का मुद्दा उठा के नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, बंटवारे की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो पीडीए जानता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी की इस नफरत की राजनीति को जवाब दिया था। 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए मिलकर भारतीय जनता पार्टी की इस नफरत की राजनीति को जवाब देने का काम करे। अब आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब जरा समझिएगा कि मदरसों और मस्जिदों की जांच हरियाणा में भी हो ही रही है। ये नूह की तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं। खासकर मेवात में और नूह में पुलिस एक्शन मोड में है। अब तस्वीर आप देखिए कि मस्जिद में जाकर पूछताछ की जा रही है। गौर करिए इन तस्वीरों पर, मस्जिद हो या मदरसे, तलाशी अभियान जोरों पर है और खुद पुलिस के जो बड़े अधिकारी है वहां पर पहुंच रहे हैं और मदरसा संचालकों से या फिर मौलवी से पूछताछ चल रही है। हर एक एंगल से, हर एक सिलसिले में, कौन आया, कौन ठहरा, कौन बाहर से आया, और कोई भी अगर एंगल निकलता है तो उस पर एक्शन होगा।
यूपी टू हरियाणा मदरसों की पड़ताल से मौलाना भड़क चुके हैं, तो उधर संत समाज कड़े एक्शन की डिमांड कर रहा है दोनों तरफ से। की जांच तो बहुत ही आवश्यक है और मदरसों में सीसीटीवी कैमरा वॉच वाले लगने चाहिए, जिससे पता चल जाए कि ये मौलाना बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। मदरसों में आतंकवादी छुपते हैं, मदरसों में हथियार छुपाए जाते हैं, मदरसों में पत्थर छुपाए जाते हैं और मदरसों में ऐसे बच्चों को तालीम दी जाती है कि उनको कट्टरवाद सिखाया जाता है। तो मदरसों की तो जांच होना बहुत ही आवश्यक है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ संपूर्ण भारतवर्ष के मदरसों की जांच होनी चाहिए। बड़ा ही अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो मदरसे को आतंकवाद से जोड़ते हैं या जो है मदरसे की जांच की बात करते हैं। भाई मदरसा ही क्यों, तमाम ही लोगों की जांच होनी चाहिए। जो भी संदिग्ध पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और मजहब इस्लाम आतंकवाद का सख्त मुखालिफ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी शिक्षा किसके लिए हो रही है ये दिखाना बहुत जरूरी है। आपको विख्यात बनने के लिए धर्म सिखाया जा रहा है कि कुख्यात बनाने के लिए आतंकवाद सिखाया जा रहा है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे मासूम रहते हैं, लेकिन शिक्षक कैसे हैं और सेवाएं कैसी चल रही हैं, तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत प्रशंसा की बात है। मदरसों में क्या पढ़ाई हो रही है, पढ़ाने वाले कौन लोग हैं, पढ़ने वाले कौन लोग हैं, एजुकेशन क्या होती है, ये सारी चीजें सरकार के पास होनी चाहिए। तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, करें, लेकिन सिर्फ मदरसों को टीवी पर दिखाना कि मदरसों की जांच हो रही है, ये अन्याय है। अमूमन देखा जाता है मदरसों में जांच के दौरान कि फंडिंग का जो नेटवर्क है वो बाहर से होता है। इस प्रकार की जांच में किसी भी मौलवी, मौलाना या किसी को भी हमको लगता है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जांच में सहयोग देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की भविष्य में अराजकता या अनेक प्रकार की जो असुविधाएं परेशानियां होती हैं उनसे बचा जा सके। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना फैसला बदले, पुनर्विचार करे अपने फैसले पर और एटीएस से कोई जांच न कराई जाए। जांच कराई जाए, हम जांच का स्वागत करेंगे अगर अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जांच कराई जाती है। एजुकेशन और क्राइम इस समंदर के दो अलग किनारे हैं जो एक साथ में नहीं जुड़ सकते। देखिए, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन यहां में समझना होगा जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि जांच नहीं होगा तो तफ्तीश कैसे होगी और अगर कुछ भी कड़ियां जोड़नी है तो वो जुड़ेंगी कैसे। अब जरा समझिए, जांच पड़ताल का मकसद किसी को परेशान या फिर टारगेट करना नहीं है, लेकिन आतंकवादियों के मंसूबे को नाकाम करना जरूर है, ध्वस्त करना ही चाहिए। क्योंकि गुजरात से गिरफ्तार ये आतंकी आपको याद है, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नजर डालिए जरा ये तस्वीर, जिन्होंने हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची थी। और अब अगली तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसको आपको हम दिखा रहे हैं, नजर डालिए, जो डॉक्टर मोइनुद्दीन अहमद नाम के आतंकी की बताई जा रही है और जिसमें वो अहमदाबाद के एक होटल के बाहर नजर आता है, दिखाई देता है। जांच में सामने आया कि सीसीटीवी में वो सफेद कपड़ों में कार के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी साजिश आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे। अब सीधा आपको समझाते हैं। आईएसआई के जिन 3 आतंकवादियों को गुजरात एटीएस ने पकड़ा है, वो भारत में कई जगह बड़े हमले करने की फिराक में थे, प्लानिंग में थे। दावा है कि मुख्य आतंकी डॉक्टर मोइनुद्दीन बड़ी तैयारी में था और वो राइसिन नाम के जहर से केमिकल अटैक करना चाहता था। जी हां, खतरनाक जहर है। आईएसआईएस के इन आतंकवादियों के टारगेट पर भारत के धार्मिक स्थल थे, पर्यटक स्थल थे। दावा है कि आतंकी मोइनुद्दीन अहमद हरिद्वार भी गया था, उत्तराखंड के हरिद्वार में आतंकी ने कई मंदिरों में रेकी कर ली थी और इससे पहले भी वो कई शहरों में जाकर रेकी कर चुका था। 7 नवंबर को उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें मोइनुद्दीन अहमदाबाद के होटल के बाहर देखा गया, नजर आया। दावा है यहां पर कि अहमदाबाद में हथियार लेने ये पहुंचा था आतंकी और वो अपने मंसूबों में कामयाब होता उससे पहले ही दबोच लिया गया। उसके साथ एटीएस ने 2 आतंकवादियों को बनासकांठा से पकड़ा था और जिसमें से एक आतंकी ने दूसरे को पार्सल भेजा था। अब क्या इसमें विस्फोटक या फिर संदिग्ध सामग्री थी, इसकी जांच जारी है, क्योंकि एक आतंकी के घर से आईएसआईएस का झंडा और डिजिटल सबूत बरामद हुए थे। आतंकवादियों से मिले सबूतों के आधार पर एटीएस जांच करने में जुट चुकी है।